हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम किन किन फेज़ को काम में लेते हैं, और इसी सीक्वेंस में हमने 6 फेज़ पढ़े थे। आप ये जो डायग्राम स्क्रीन पर देख रहे हैं यही हमारा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल है जो कि टॉप टू बॉटम अप्रोच भी कहलाता है। यानी कि टॉप ऊपर से ऊपर की स्टेप्स को काम में लेते हुए हम नीचे तक आते हैं, और जब फाइनली हम बॉटम अप्रोच को या बॉटम फेज़ को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो बहुत ही इफ़ेक्टिव बनता है, जिसमें है प्लानिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, इंटीग्रेशन एंड टेस्ट, डिलीवरी, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। इस तरह से ये टोटल 6 स्टेप्स हैं। लास्ट वीडियो में हमने यह भी पढ़ा था कि यहाँ पर हर फेज़ एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। एक दूसरे से रिलेटेड होने का मीन है एक फेज़ से प्राप्त किया गया आउटपुट दूसरे फेज़ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक एज ए इनपुट की तरह काम करता है। डैट्स मीन अगर हम बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग में से जो भी आउटपुट आएगा वो रिक्वायरमेंट्स के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एरो से इसको इंडिकेट भी किया गया है इस तरह से कि प्लानिंग से जो भी आउटपुट आएगा वो रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के लिए इनपुट की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे 2 फेज़ जब कंप्लीट हो गए तो इन दोनों फेज़ से लास्ट वाला रिसेंटली फेज़ कौन सा है, रिक्वायरमेंट्स, और रिक्वायरमेंट्स फेज़ में हमने जो भी काम किया वो वहाँ पर इनपुट कहाँ से आया, प्लानिंग फेज़ से। तो रिक्वायरमेंट फेज़ का जो आउटपुट है वो डिज़ाइन फेज़ के लिए इनपुट की तरह काम करेगा। इसी तरह डिज़ाइन फेज़ का आउटपुट कोडिंग के लिए इनपुट का काम करेगा, कोडिंग का इंटीग्रेशन के लिए, इंटीग्रेशन का जो हमारा लास्ट फेज़ है डिलीवरी, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, इसके लिए काम करेगा। डैट्स मीन यहाँ पे हर स्टेज एक दूसरे से रिलेटेड है। ये स्टेज एक दूसरे से मिलकर के ही सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल बनाती हैं। आज के वीडियो में हम इन सभी फेज या स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, एक एक के बारे में कि किस स्टेज में क्या क्या होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्लानिंग की। प्लानिंग, जैसे कि हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए काम में आता है, यानी कि बनाने के काम में आता है। अब आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप सीधा सॉफ्टवेयर तो बनाएंगे नहीं, पहले कुछ तो प्लानिंग करेंगे। आप अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लें, कोई भी आपको कोई भी काम करना होता है, या आपको मान लो एग्ज़ाम आपकी 2 महीने बाद में एग्ज़ाम्स है, आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करनी है, तो आप भी उस प्रिपरेशन के लिए या अच्छी स्कोरिंग के लिए एक क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने जो प्लान किया उस प्लान से जो भी आउटपुट आया वो आउटपुट को फॉलो करते हुए ही आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। डैट्स मीन यहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। इन द प्लानिंग स्टेज एज द नेम शोज़ द प्लानिंग अबाउट सॉफ्टवेयर टीम, यानी कि जैसा कि ये नाम बता रहा है प्लानिंग किसके बारे में, सॉफ्टवेयर टीम के बारे में। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर टीम है इसकी प्लानिंग की जाती है कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमारी सॉफ्टवेयर टीम क्या होगी, शेड्यूल क्या होगा डेवलपमेंट का, यानी कि हम इस सॉफ्टवेयर को किस शेड्यूल में हम बना लेंगे, डेवलप कर लेंगे। कॉस्ट एस्टिमेशन, अनुमानित लागत कितनी आ जाएगी इसकी, ये सारी चीज़ें कहाँ प्लान की जाती है, जो हमारा पहला फेज है प्लानिंग का, इसके अंदर। फॉलोइंग मेजर टास्क आर परफॉर्म इन द प्लानिंग टास्क, ये 3 मेजर टास्क हैं जो कि प्लान किए जाते हैं प्लानिंग फेज में। सबसे पहला है शेड्यूलिंग, कि सबसे पहले जो मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है इसको बनाने के लिए क्या शेड्यूल मुझे फॉलो करना होगा, शेड्यूल फॉलो किया जाता है। जैसे कि हम शेड्यूलिंग को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि हाँ, आपके पास में अगर, जैसे हम सबसे पहले एक रियल एग्जांपल लें, अगर आपकी 4 दिन के बाद में कोई एग्ज़ाम है तो आपको ज़्यादा
देर पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर पढ़ाई करेंगे तो ही ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे और अच्छी स्कोरिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम 2 महीने के बाद में है तो आप हो सकता है कि जो 4 दिन बाद थी उस समय जितना टाइम दे रहे थे उतना टाइम नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है कि एक लंबे टाइम के बाद 2 महीने के बाद मेरी एग्ज़ाम है, तो आप उस सब्जेक्ट को कम टाइम दोगे। यहाँ पे भी शेड्यूलिंग का मतलब है कि कस्टमर को कितने दिन में सॉफ्टवेयर चाहिए, उसकी आवश्यकता के हिसाब से यहाँ पे शेड्यूल तय किया जाता है कि हमारा जो हम ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का शेड्यूल क्या होगा। एस्टिमेशन, साथ ही साथ यहाँ पर जो मेजर टास्क है एस्टिमेशन, कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इसकी एस्टिमेटेड यानी अनुमान किया जाता है। यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू कंसीडर की जाती है, निकाला जाता है कि इसका कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होगा, टाइम एस्टिमेशन क्या होगा, जो भी अनुमानित चीज़ें हैं वो सभी यहाँ पे एस्टिमेट की जाती है। एंड थर्ड है ट्रैकिंग, कि ये इन सभी जो सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं ये सभी प्लानिंग, जो भी हम सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं ये हमने जो प्लान किया है इसी के अनुसार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पर ट्रैकिंग किया जाता है। द बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट का मीन यहाँ पर सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट से ही है, उसका जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी and risk associated with the project are discovered in this stage। यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी एंड इनमें क्या क्या रिस्क हो सकती है, ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन सभी बातों को इस सभी स्टेज में डिस्कवर किया जाता है, खोजा जाता है। और अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ आती है, अगर यहाँ पर कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आती है तो उसको इसी स्टेज में दूर कर लिया जाता है। कहने का मीन है कि मुझे जो सॉफ्टवेयर बनाना है उस सॉफ्टवेयर को बनाने को लेकर के क्या शेड्यूल होगा, उसकी अनुमानित कॉस्ट एस्टिमेशन क्या होगा, उसका ट्रैकिंग किस तरह से होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टडी की जाती है। इनका हम बोल सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे इनकी प्लानिंग की जाती है। और इस फेज़ के दौरान यानी कि इस प्लानिंग के दौरान अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ आती हैं तो उन डिफ़िकल्टीज़ को दूर कर लिया जाता है। फाइनली ओवरऑल अच्छे से प्लानिंग करने के बाद जब हमारी प्लानिंग फाइनल हो जाती है कि हाँ अब हमारा ये प्लान है, ये फाइनल प्लान है, तो उसी प्लान के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट फेज़ पर वर्क करते हैं। अब यहाँ पर हमने प्लानिंग कर ली है। प्लानिंग करने के बाद हमारा जो अगला फेज़ है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि ठीक है हमने प्लानिंग कर ली, अब हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो अगला फेज़ है वो क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कि हमें क्या करना होता है, रिक्वायरमेंट्स को लेनी होती है। रिक्वायरमेंट्स मीन आवश्यकता। आवश्यकता किसकी है, आवश्यकता यूज़र की है। यूज़र मीन्स वो आपके लिए कस्टमर हुआ, कस्टमर की है। तो यहाँ पे कस्टमर को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर गेन करते हैं, लेते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में। अब लेंगे कैसे, इसके लिए हम खुद यूज़र से या जो कस्टमर है जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है हमसे, हम यूज़र से मिलते हैं, उससे बात करते हैं कि वो जो सॉफ्टवेयर चाह रहा है उसमें उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो वो जो भी चीज़ें बताता है उसको हम हमारे टेक्निकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। और फाइनली ओवरऑल एक ब्रीफ डिस्कशन के बाद में हमें यूज़र का रिक्वायरमेंट्स या हम बोल सकते हैं उसकी नीड्स पता चल जाती है कि उसे सॉफ्टवेयर में क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स इस तरीके से हम लेते हैं। द एम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस फेज इज़ टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स, यानी कि इस फेज़ का जो एम है, उद्देश्य है, वो क्या है कि एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को समझना ऑफ द कस्टमर, यानी कि कस्टमर एग्जैक्टली चाहता क्या है उस रिक्वायरमेंट्स को समझना। क्योंकि अगर यहाँ पर इस फेज़ में आपने कोई भी गलती की, जैसे कि यूज़र चाह रहा था, यूज़र ने अपने होटल मैनेजमेंट के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर आपसे बनवाना चाहा और उसने, क्योंकि वो टेक्निकल बंदा नहीं है, वो तो एक बिजनेसमैन है,
आप उससे मिले और उसने नॉर्मली जैसे कन्वर्सेशन होता है उसी कन्वर्सेशन में उसने बता दिया कि मेरे पास जो भी होटल में जो भी फैसिलिटीज़ हैं इनका ये चार्ज होना चाहिए और बिल जीएसटी के साथ में इतने % टैक्स के साथ में प्रिंट होना चाहिए। उसने सारी चीज़ें बता दी। आपने यूजर की बताई गई सारी चीज़ों को टेक्निकल वे में समझ लिया। अब अगर आप उस सॉफ्टवेयर को आपने सॉफ्टवेयर बना भी दिया, लेकिन अगर आपने उसमें कोई भी गलती कर दी और यूज़र ने बोला कि नहीं मैंने तो ऐसा बोला था, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो आपको वापस से उसको सही करना पड़ेगा। ये आपके लिए एक टाइम टेकन वर्क हो जाएगा, काम आपका बढ़ जाएगा कि आपको वापस से उसमें सुधार करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर इस एम का मेन एम यही है और इसको प्रोग्रामर बहुत ही केयरफुली करता है कि कस्टमर की एग्जैक्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उन सभी को वो क्या करता है कस्टमर से लेता है एंड टू डॉक्यूमेंट दैम प्रॉपरली। और यहाँ तक कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको अच्छी तरह से प्रॉपरली तरीके से डॉक्यूमेंट्स कर लेता है, यानी कि लिख लेता है एक किसी पेपर पे या नोटबुक पे वो लिख लेता है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है और इसके अंदर इन चीज़ों को मुझे इंक्लूड करना है। एग्जैक्टली वो यूज़र के रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर करके उसके रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट्स कर लेता है। देन देखिए नेक्स्ट, the goal of the requirement gathering activity is to collect all relevant information from the customer regarding the product to be developed। यहाँ पर भी वही बात है कि यहाँ पे जो इसका गोल है वो यही कह रहा है कि जो आप प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं, डैट्स मीन प्रोडक्ट का मीन यहाँ पर सॉफ्टवेयर है, जो भी आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जा रहे हैं उससे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको कस्टमर से क्या करनी है, कलेक्ट करनी है। और वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर ने कुछ और कहा, आपने कुछ और लिखा और कुछ और ही सॉफ्टवेयर बना दिया, बाद में सही भी आप ही को करना है। तो बेटर है कि इस फेज़ में जब आप रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं कस्टमर से तो आप बहुत ही डेडिकेट होकर के एग्जैक्ट वो क्या चाहता है उसकी रिक्वायरमेंट्स को आप डॉक्यूमेंट कर लें। दिस इज़ डन टू क्लियरली अंडरस्टैंड द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। और इस फेज से हमें क्या समझ में आता है कि एक्चुअली में कस्टमर चाहता क्या है, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स आ जाते, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस वर्ड क्यों दिया है यहाँ पर, क्योंकि जो प्रोग्रामर है वो आईटी फील्ड का एक कैंडिडेट है, उसको पता है वो यूज़र जो भी बोलेगा, कस्टमर जो भी बोलेगा उसको वो अपने आईटी टर्म्स में ही समझेगा कि इसको किस तरीके से मुझे करना है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल बताया कि कि कोई एक आदमी है अपना होटल चलाता है, उसमें एक रेस्टोरेंट भी है, तो वो टेक्निकल टर्म में नहीं बोलेगा क्योंकि वो टेक्निकल बंदा नहीं है, वो एक बिजनेस पर्सन है। तो वो तो बताएगा कि हाँ मेरे पास में ये चीज़ें हैं, इसकी ये रेट होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। वो तो नॉर्मली जो रिक्वायरमेंट्स है एक आम इंसान की तरह अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देगा, लेकिन उसको टेक्निकल टर्म में हमें ही समझना है, यानी कि वो जो भी रिक्वायरमेंट्स बता रहा है एग्जैक्टली वो क्या चाह रहा है वो एनालिसिस भी हमें ही करना है। इसलिए हमने बोला रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस, यानी उसकी रिक्वायरमेंट्स को हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है और एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स हमें फाइनलाइज करना है कि हाँ ये फाइनल इसकी ये रिक्वायरमेंट्स है कि इस सॉफ्टवेयर में इसको ये चीज़ें चाहिए। इसके बाद देखिए हमारा जो थर्ड फेज़ है वो है डिज़ाइन। हमने प्लानिंग कर ली पहले फेज़ में कि हम किस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाएंगे। सेकेंड फेज़ में हमने रिक्वायरमेंट्स ले लिया कस्टमर से, एग्जैक्ट हमारे पास में रिक्वायरमेंट्स आ गई है कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं एक्चुअली में हमें मुझे उसमें करना क्या क्या है। एंड थर्ड आता है डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब यहाँ पर इसको समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपने कोई भी खाली ज़मीन खरीदी, अब आप उस पर अपना घर बनाना चाहते हैं, तो ऐसा तो करेंगे नहीं ना कि ये जो मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ये पूरा एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल की को ही डिफ़ाइन कर देता है एक तरीके से। आपने जो ज़मीन खरीदी है, खाली ज़मीन खरीदी है,
आप उस पर मकान बनाना चाहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा देंगे कि ठीक है भैया ये पहले किचन बना दे, इसकी छत डाल दे, अंदर टाइल्स लगा दे, हो गया किचन बन गया। अब ठीक है, अब देखते हैं कि अब कहाँ पे ड्राइंग रूम बनना है, कहाँ पे प्रेयर हॉल, प्रेयर रूम बनना है, बाकी की चीज़ें। ऐसा तो होता नहीं है ना। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक आर्किटेक्चर को बुलाएंगे, उसको आप बताएंगे कि मुझे मेरे घर में यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, किचन यहाँ होना चाहिए, ड्राइंग रूम यहाँ होना चाहिए। आप उसको क्या क्या आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप बताएंगे। आर्किटेक्ट जो है वो अपने फॉर्म में उसे समझेगा और आप सबसे पहले उसका क्या बनवा लेंगे, एक अच्छा सा नक्शा बनवा लेंगे। नक्शा बनवा लेंगे यानी कि आर्किटेक्ट ने क्या किया, आपने प्लान किया। पहला फेज़ क्या है हमारा, प्लानिंग। आपने प्लान किया कि हाँ मुझे ये चीज़ें यहाँ पे करनी है। दूसरा, जो आर्किटेक्ट था उसको आपने बताया तो उसने आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझा और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले उसने क्या किया, आपकी रिक्वायरमेंट्स को डिज़ाइन कर दिया, यानी कि आपके मकान का नक्शा बना दिया। अब जब वो नक्शा बना दिया, जब वो नक्शा फाइनल हो गया, अब उस नक्शे के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, कंस्ट्रक्शंस का काम स्टार्ट हो जाएगा। और जब उस नक्शे के अकॉर्डिंग जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा तो एटलीस्ट हमारा जो घर होगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन क्या करते हैं यहाँ पे, द गोल ऑफ द डिज़ाइन फेज इज़ टू ट्रांसफॉर्म द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई इनटू ए स्ट्रक्चर। यानी कि इस फेज़ का गोल क्या है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको बदल देना किसमें, एक स्ट्रक्चर में, कि हम किस तरह से इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। देखिए एक्चुअली में होता है यहाँ पे क्या है डिज़ाइन के अंदर कि यहाँ पे प्रोग्रामर एक डॉक्यूमेंट पर वो खुद ही डिज़ाइन करता है कि मुझे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग होती है तो कोडिंग को तो हम इस तरीके से मकान के नक्शे की तरह डिज़ाइन कर नहीं सकते हैं। तो वो क्या करता है, फ्लो चार्ट की मदद से, एल्गोरिदम की मदद से, इन सब की सहायता से वो जो यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में डिज़ाइन कर देता है डेट इज़ सुटेबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि क्या होती है, जिसको हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काम में लेते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। और यही हमारा क्या कहलाता है, डिज़ाइन। यानी कि जो भी कस्टमर की नीड थी सॉफ्टवेयर को लेकर के, उसके नीड को यहाँ पे प्रोग्रामर क्या करेगा, डिज़ाइन करेगा, यानी कि फ्लो चार्ट की मदद से या एल्गोरिदम की मदद से उसको डिज़ाइन कर देगा, रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसफॉर्म कर देगा एक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में। जब वो डिज़ाइन फाइनल हो जाएगा तो उस डिज़ाइन को हम काम में लेते हुए हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से उस कोडिंग बहुत ही ईजी फॉर्म में कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। आगे जो हमारा फेज है वो है कोडिंग। कोडिंग का सीधा सीधा मीन है कोड करना, यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काम में लेते हुए सॉफ्टवेयर को बनाना या उसकी कोडिंग करना। द कोड जनरेशन स्टेप्स परफॉर्म दिस टास्क, यानी कि इस टास्क में क्या होता है, कोड बनाए जाते हैं, कोड को जनरेट किया जाता है। इफ़ द डिज़ाइन इज़ परफॉर्म इन ए डिटेल मैनर, अगर आपने डिज़ाइन को बहुत ही डिटेल में बनाया है, कोड जनरेशन कैन बी अकम्प्लिश विदाउट मच कॉम्प्लिकेशन। तो जो यहाँ पे आप कोड बनाओगे वहाँ आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का या ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हर एक टास्क को आपने बहुत ही डिटेल मैनर में अगर आपने डिज़ाइन किया है तो वो बहुत ही क्लियरली समझ में आएगा। तो प्रोग्रामर उसको बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ में अच्छे से कोडिंग कर सकता है। डिफरेंट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, पास्कल, जावा एंड सो मोर आर यूज फॉर कोडिंग। अलग अलग हमारे पास में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि C है, C++ है, पास्कल है, जावा है, VB है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काम में लेते हुए हम क्या करते हैं, इस कोडिंग को कंप्लीट करते हैं। अब बात आती है कि हम किस
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काम मिले। सी में भी यहाँ पे प्रोग्राम बनते हैं, C++ में भी बनते हैं, इस सैम पास्कल में भी बनते हैं एंड जावा में भी बनते हैं। तो यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी है जो एक ही काम करती है सॉफ्टवेयर बनाने का, लेकिन हम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काम में ले जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर बन जाए। तो आगे की लाइन पढ़िए जहां हमें इसका आंसर मिल रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का टाइप क्या है, वो किस प्रकार का है, कैसे वर्क करना है, उसको उसके टाइप पे ही डिपेंड करता है कि द राइट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ चूजन, कि आपको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करना है। आपका एप्लीकेशन जिस तरह का है, आप किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, उस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काम में लेते हुए कोडिंग करोगे। तो इस फेज़ के अंदर, कोडिंग फेज़ में, हम सॉफ्टवेयर की पूरी क्या यहाँ पे कर लेते हैं, कोडिंग कर लेते हैं। आगे चलते हैं हम आगे हमारा फिफ्थ जो फेज़ है वो है इंटीग्रेशन एंड टेस्ट। इंटीग्रेशन यानी क्या होता है, मिला देना। मिलाने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमें पता है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो बहुत बड़ा होता है, और उस बड़े सॉफ्टवेयर को हम एक साथ नहीं बनाते हैं, उसको हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं। और ये जो छोटे भाग हैं यही क्या कहलाते हैं, मॉड्यूल्स कहलाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स इज अंडरटेकन वंस दे हैव बीन कोडेड। जब अलग अलग टास्क को हम कोडिंग कर लेते हैं, अलग अलग टास्क की, तो हम उसको बाद में क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि मिला देते हैं। ऑल डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर इंटीग्रेटेड इन इंटीग्रेशन फेज। जो भी डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं प्रोजेक्ट के, वो इस इंटीग्रेशन फेज में क्या कर दिए जाते हैं, इंटीग्रेटेड कर दिए जाते हैं, यानी कि मिला दिए जाते हैं। जैसे कि इसको हम ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि हमने बात की थी अभी मकान के नक्शे की, कि अगर आप केवल आपको मकान चाहिए। अब हमें पता है मकान, यहाँ पे जो वर्ड है घर जिसको हम बोलते हैं, घर के अंदर किचन भी होता है, रूम भी होता है, ड्राइंग रूम भी होता है, यहाँ पे बहुत सारे रूम भी होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सीधा सीधा, अब सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो सॉफ्टवेयर में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे आप घर कैसा बनाया, आपने नक्शा बनवाया और उस नक्शे के अकॉर्डिंग एक एक चीज़ को कंप्लीट करना शुरू किया, ठीक है। फाइनली जब पूरी चीज़ें बन गई तो उसको हमने क्या बोला, घर बोला। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर हम जो भी ऑप्शंस यहाँ पे देना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ें हम यहाँ पे देना चाह रहे हैं, उसको हम पहले अलग अलग क्या कर लेंगे, डिज़ाइन कर लेंगे, उसकी कोडिंग कर लेंगे। फिर उस सभी कोडिंग को बाद में टेस्ट कर लेंगे कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है ना, सही से तो काम कर रहा है ना, हमने जैसा बनाया था वैसा ही वो आउटपुट दे रहा है ना। बाद में उन सभी मॉड्यूल को हम इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि मिला देंगे। और जब सभी मॉड्यूल्स मिल जाएंगे तो फाइनली क्या कहलाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर कहलाएगा। देखिए आगे की लाइन भी यही कहती है, फाइनली व्हेन ऑल द मॉड्यूल्स हैव बीन सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड एंड टेस्टेड। फाइनली जब सभी मॉड्यूल्स को, यानी प्रोग्राम के छोटे छोटे सभी भाग को जब आप सक्सेसफुली मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद जब आप टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपने पहले क्या किया, प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में बांटा, जिससे हमने मॉड्यूल बोला। आपने हर एक मॉड्यूल की कोडिंग की, कोडिंग करने के बाद आपने जिस टास्क के लिए मॉड्यूल बना रहे थे आप, या जिस टास्क के लिए आप कोडिंग कर रहे थे, आपने उस कोडिंग को चेक किया। अगर उसका रिजल्ट सही आ रहा है तो आपने क्या किया, इसी तरीके से सभी टास्क को या सभी मॉड्यूल्स को आपने कंप्लीट किया और उसको बाद में इंटीग्रेटेड कर दिया, मिला दिया। जब आप सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड कर देंगे तो हमारा पूरा की पूरा क्या बन गया, सॉफ्टवेयर बन गया। अब आप यहाँ क्या करेंगे, पूरे की पूरे सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे। जब पूरा की पूरा सॉफ्टवेयर, होल सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड, तो इस तरीके से जब आप पूरे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर देंगे, मिला देंगे, तो ये आपका पूरा सॉफ्टवेयर कहलाएगा। और उसके बाद हम इस पूरे सॉफ्टवेयर को भी टेस्ट करेंगे कि हम जैसा बनाना चाह रहे थे हमने वैसा ही बनाया है या कोई गलती आ रही है।
The goal of software testing is to ensure that the developed software conforms to its requirements। यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का केवल एक ही उद्देश्य है और वो यह है कि आपने जो कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स ली थी, कि कस्टमर जो चाह रहा था, आपने जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ली थी और उसी रिक्वायरमेंट्स पे आप सॉफ्टवेयर बना रहे थे, तो यहाँ पे इसका मेन एम यही है कि उसको टेस्ट करना कि वो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करता है कि नहीं करता है। और पूरा तो कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी भी बिल्कुल 100% है या एक्यूरेसी गलत आ रही है। हम हर तरीके से टेक्निकल टर्म्स और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे। किसको ध्यान में रखते हुए? कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। अब हमारा अगर टेस्टिंग भी सक्सेसफुली हो जाती है, दैट्स मीन हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो गया, बन गया। अब हमें क्या करना है, लास्ट जो हमारा फेज है डिलीवरी, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, बस केवल यही बाकी रह जाता है। डिलीवरी में क्या करना है, आपको कस्टमर को देना है। आफ्टर द सिस्टम इज़ कम्प्लीटली टेस्टेड इट इज़ डिलीवर्ड टू कस्टमर। जब आपका सिस्टम पूरी तरीके से चेक हो जाता है और आप उसे डन कर देते हो कि हाँ अब ये बिल्कुल ठीक है, तो उसको किसको दे दिया जाता है, कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता है ताकि कस्टमर उसको यूज में ले सके। द सिस्टम इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन कस्टमर साइड बाय द डेवलपर टीम। जो सिस्टम का इम्प्लीमेंटेड किया जाता है, दैट्स मीन कि सिस्टम पर जब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है तो ये किसके द्वारा किया जाता है, मोस्टली जो हमारी डेवलपर टीम होती है इसी के द्वारा किया जाता है। और हालांकि यहाँ पे होता यह भी है कि जो कस्टमर का सिस्टम है उस पर इसको इम्प्लीमेंट करके यानी कि इंस्टॉल कर दिया जाता है डेवलपर टीम के द्वारा। उनको एक डेमो भी दिया जाता है, बताया भी जाता है, इसको हम बोल सकते हैं सिखाया भी जाता है कि देखो यहाँ पे आपने जो काम बताया था कि मुझे ये चाहिए, वो सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से हो रही है। तो उनको एक ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो सॉफ्टवेयर को यूज़र फ्रेंडली का मीन है कि बिना किसी परेशानी के बहुत ही ईजी वे में उसको काम में ले सकें। डिफरेंट पैकेजेज आर इंस्टॉल ऑन दिस सिस्टम अकॉर्डिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और भी अलग अलग तरीके के यहाँ पे जो पैकेज हैं सिस्टम में इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। डेवलपमेंट टीम मेंटेन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और एनी डिफ़िकल्टीज। अब देखो यहाँ पे प्रोग्रामर ने सॉफ्टवेयर को बना दिया, ठीक है, उसने कस्टमर को दे दिया। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि जिस कस्टमर ने बनवाया था उसको कंप्यूटर का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है या वो इतना नहीं जानता है, तो क्या होता है कि जो डेवलपर टीम है वो जाएगी उनके सिस्टम पे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेगी और जो काम करने वाले हैं जो सिस्टम पे काम करेंगे उनको ट्रेनिंग भी देगी कि यहाँ पे इस तरीके से ये काम हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से काम हो रहा है। ट्रेनिंग देने के बाद में अगर बाद में उनका काम होता है मेंटेन करना। मेंटेन का मतलब है कि अगर बाद में समय के साथ साथ अगर बाद में कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत होती है तो वो डेवलपर टीम करेगी, या अगर कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है, अगर यूज़र को उस सॉफ्टवेयर पर काम करते समय कोई भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है, कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वो किसको कांटेक्ट करेगी, डेवलपर टीम को कांटेक्ट करेगी। तो यहाँ पे डेवलपर टीम उसको गाइड भी करेगी, ये भी मेंटेनेंस में आता है ये कंसेप्ट भी। साथ ही साथ अगर समय के साथ साथ कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत है तो ये काम भी किसके द्वारा किया जाएगा, डेवलपर टीम के द्वारा ही किया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आपने सॉफ्टवेयर बनाया कस्टमर को दे दिया आपका काम ख़त्म, नहीं, आपको उसे समय के साथ साथ मेंटेन भी करना है। इसका मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल भी बताया था, जैसे कि बैंकों में जो सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है, बैंकों में भी कंप्यूटर ही काम में लिया जाता है, उसमें भी बैंक का अपना खुद का सॉफ्टवेयर होता है। कोई कस्टमर फिक्स डिपॉजिट कराता है और माना हमने उसकी जो ब्याज की दर है वो 4% है, लेकिन RBI ने क्या किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4% से इसको घटा करके 3% कर दिया। अब सिस्टम के अंदर
जहाँ पर फिक्स डिपॉजिट कर रहे थे हम जिस सॉफ्टवेयर को काम में लेकर के, वो एक साल के बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट शो कर रहा था वो कैलकुलेट कर रहा था 4% के हिसाब से, क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर बनाते समय उसमें 4% ही डाला हुआ था। लेकिन अब RBI ने उसको कितना कम कर दिया, 1%। अब जो इंटरेस्ट रेट लगनी है वो कितनी लगनी है, 3% लगनी है। तो अब यहाँ पर, और जबकि सॉफ्टवेयर में डला हुआ कितना है, 4% डला हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसको चेंज करना है। तो ये कौन करेगा, जिसने सॉफ्टवेयर को बनाया, यानी कि डेवलपर टीम अब इसके अंदर सुधार करेगी, यानी कि यहाँ पे जो 4% था इसको करेक्शन करके इसकी जगह 3% करेगी, ताकि जो RBI ने 3% किया है उसी अकॉर्डिंग कस्टमर को इसका जो इंटरेस्ट रेट के साथ जो अमाउंट है ये मिल सके। तो इसी काम को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, कि समय के साथ साथ अगर कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वह काम भी किसके द्वारा किया जाता है, डेवलपर टीम के द्वारा किया जाता है। तो मैं भी आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। SWLDC यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, किसी यहाँ पर मैं एक बार समराइज कर देता हूँ आपको। यहाँ पे हमारा कंसेप्ट भी पूरा होता है इसी फेज़ के साथ में, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल में 6 फेज़ होते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम इन 6 फेज़ को यूज़ में लेते हैं। ये सभी फेज़ क्या होते हैं, एक दूसरे से आपस में रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर हम आते हैं हमारे डायग्राम पर। जो प्लानिंग है, सबसे पहला प्लानिंग है, जहाँ पर हम प्लानिंग करते हैं। उसके बाद में रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस में हम कस्टमर से सॉफ्टवेयर में उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको लेते हैं। थर्ड फेज़ हमारा आता है डिज़ाइन, की रिक्वायरमेंट्स को हम एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट्स की मदद से डिज़ाइन कर लेते हैं डिटेल्स में, ताकि कोडिंग करने में प्रोग्रामर को ईजी रहे। बाद में हम उसकी कोडिंग करते हैं। नेक्स्ट फेज़ इंटीग्रेशंस में हम क्या करते हैं, जो हमने प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया था मॉड्यूल्स में, उन सभी मॉड्यूल्स को चेक करके इंटीग्रेट कर देते हैं, मिला देते हैं, जिससे कि हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है। और इस सॉफ्टवेयर को हम क्या कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। और बाद में जब हमारा टेस्टिंग भी सक्सेसफुली हो जाती है तो हम इसको कस्टमर साइट तक डिलीवर कर देते हैं, और डेवलपर टीम के द्वारा कस्टमर के सिस्टम पर इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। एक ट्रेनिंग के थ्रू उनको समझा दिया जाता है, और समय के साथ साथ अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, मेंटेन भी किया जाता है डेवलपर टीम के द्वारा। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।